डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का सिंपल सा मतलब यही है कि मान लो एक कंपनी के अंदर एक मैनेजर है, या मैनेजर्स की हम मेनली बात करें, जैसे कि जितनी भी कंपनी होती है उन सबके अंदर मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। सो वो मैनेजर्स है तो मैनेजर्स में वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए मैनेजर्स को एक दिन के अंदर 200 या 200 से ज्यादा एक दिन के अंदर फाइलें चेक करता है, ठीक है, तो उसका बहुत ज्यादा वर्कलोड है। सो मैनेजर क्या होता है कि अपना वर्कलोड कम करने के लिए, अपना स्ट्रेस कम करने के लिए जो अपना काम होता है ना, वो अपने जो नीचे जो लोग काम करते हैं, जो उसके जूनियर होते हैं, उन सब में वो काम डिवाइड कर देता है। अब काम वो डिवाइड करता है, और काम डिवाइड करने के साथ साथ वो पावर, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी भी डिवाइड कर देता है, ठीक है। पर मान लो कोई एक मैनेजर है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई एक मैनेजर है, ठीक है। अब उस मैनेजर ने क्या कहा कि मुझे 1000 यूनिट सेल चाहिए, ठीक है। तो उसने कहा कि वो सारी चीजें जो है अपने जो जूनियर्स थे उनको उनमें डिवाइड कर दी, और साथ साथ में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी देखे गए। अथॉरिटी मतलब मान लो कहीं साइन करना है, ठीक है, तो साइन, अब मैनेजर तो है नहीं है, मैनेजर तो संभाल नहीं रहा, तो वो लोग उसके बिहाफ पे साइन कर सकते हैं, तो अथॉरिटी भी देके चले गया, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगी, तुम लोग ये काम संभालोगे, ठीक है। अब मान लो बाई चांस, और साथ साथ में अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। मान लो बाई चांस कोई एक जो सेल्समैन था वो 1000 यूनिट सेल्स अचीव नहीं कर पाया, वो 800 यूनिट सेल्स अचीव कर पाया, किसी कारण से वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया। तो अकाउंटेबिलिटी का मीन्स ये है कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि फाइनल आउटपुट, मतलब कि अब वो उसकी जिम्मेदारी बनती है उस फाइनल आउटपुट को कंप्लीट करना, ठीक है। हाँ, एक्सेप्शन केस है, मान लीजिए वो बीमार हो गया, यहाँ पे मान लीजिए उसके घर में कोई दिक्कत आ गई, तो वो उस सिचुएशन में वो काम कंप्लीट नहीं कर पाया, तो ठीक है, चलता है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसका अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई, उससे वो काम किसी भी हालत में 3 दिन 4 दिन आगे एक्स्ट्रा डाल के वो काम कंप्लीट करके देना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। ये हम पूरा पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अथॉरिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, हमारे अभी मैं इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा। बट मैं कोई ओवर भी दे रहा हूँ कि जब भी कुल मिलाकर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब ये कि जब भी मैनेजर के ऊपर वर्कलोड है, उसका स्ट्रेस है, तो अपना काम डिवाइड कर देता है अपने जूनियर्स के बीच में, और काम डिवाइड करने के साथ साथ वो उनको अथॉरिटी भी देता है। मान लो कि साइन करने हो, मान लो कोई डील लेनी हो, ठीक है, कुछ भी करना हो, तो उनको अथॉरिटी देता है, और साथ साथ में अथॉरिटी के साथ उनको अकाउंटेबिलिटी भी लेनी पड़ती है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर आपने हमें कुछ काम दिया है तो हम आपको फाइनल आउटपुट निकाल के देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको फाइनल आउटपुट में ना शब्द नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे यस हमारा काम कंप्लीट है, ठीक है। एक्सेप्शन है, बाई चांस काम कोई भी रीजन हो सकता है, कोई अगर मेजर रीजन है कि आप अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसका मतलब ये नहीं कि अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है, आपको काम कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको उसके लिए और डेज मिल जाएंगे, आपको उसके लिए और टाइम मिल जाएगा। तो ये था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि अगर मैनेजर स्ट्रेसफुल है, उसका ज्यादा काम है, तो काम अपने जूनियर्स में डिवाइड कर देता है। डिवाइड करने के साथ साथ बिकॉज वो सारा काम खुद तो कर नहीं पाएगा, ठीक है तो वो भी इंसान ही, तो अपना काम डिवाइड कर देता है, और डिवाइड करने के साथ साथ उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी डिवाइड करता है। आई होप आपकी पूरा समझ में आ गया होगा। आप एक बार थोड़ा वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। और अब हम पढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज अब देखें। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट कर हम चलते हैं आगे। ओके माय डियर फ्रेंड, देखो अब हम देखने जा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हम देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, या हम बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, ठीक है। तो हम देखते हैं एक्चुअली में है क्या। फर्स्ट प्रोसेस मीन्स डेलीगेशन हम कैसे फॉलो करते हैं। आई होप आपकी डेलीगेशन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट आता है डेलीगेशन के अंदर, डेलीगेशन प्रोसेस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फर्स्ट पॉइंट ये कि फॉर एग्जांपल अपन एक एग्जांपल के चलते हैं, अपन पूरे तीनों पॉइंट्स में क्या करेंगे। मान लीजिए मैं एक मैनेजर हूं, तो मैंने अपने जो जूनियर जो अपने जो नीचे काम करते हैं उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करी। मैंने कहा कि प्रोजेक्ट है, तुम्हें इस पर काम करना है, तुम्हें कुछ भी इस प्रोजेक्ट में, अगर तुम्हें इसके प्रोजेक्ट में तुम्हें कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए बैठा हूँ, बट ये प्रोजेक्ट तुम्हें इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। मैंने उसको ऑर्डर दे दिया, ठीक है, तो मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दिया। अब ये प्रोजेक्ट जो है तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, ये तुम्हारे पास इतना टाइम है, ठीक है, और तुम्हें इस प्रोजेक्ट को ऐसे कंप्लीट करना है, तो मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करी। तो फर्स्ट ये आता है, सबसे फोरमोस्ट चीज है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। फर्स्ट स्टेप ये कि अगर आप कोई भी आपके पास काम का बर्डन है, तो पहले आप उसको काम दोगे, ठीक है। तो काम देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, उसको बताना कि यार ये काम तेरी जिम्मेदारी है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फ्लो होती है वो अपवर्ड फ्लो होती है, बिकॉज जो भी मेरा जूनियर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वो काम पूरा करके मुझको दे, तो उसकी जिम्मेदारी है अपवर्ड, और मैं उसका सीनियर हूँ, ठीक है, तो मैं उसका मैनेजर हूँ, तो मुझे अपवर्ड देगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है, ठीक है। तो ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स काम देना, ठीक है, और ये डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप कैसा है, एक मैनेजर एक सुपीरियर के और एक सबऑर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, एक मैनेजर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट थिंग आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, ये फॉलो होती है अपवर्ड। सेकंड माय डियर फ्रेंड, देखो अब हम देखते हैं अथॉरिटी क्या होती है। हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है अथॉरिटी।
भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आज मैं स्कूल के अंदर एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं एक टीचर स्कूल के अंदर। अब मान लो मैंने बुलाया मॉनिटर को, मैंने कहा यार तेज जिम्मेदारी इस क्लास को संभालना, मैं जा रहा हूँ किसी काम से बाहर, तो मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। और साथ साथ मैं उसको ये भी कह दिया कि तुम बच्चों से पैसे इकट्ठे कर लो, कोई भी स्कूल में कोई फंक्शन हो उसके लिए, या कोई भी टीचर आए तो तुम उस पर ना कोई भी डॉक्यूमेंट है तो तुम उस पर साइन कर देना, ठीक है। तुम मेरी अलमीरा में खोल सकते हो, उसे हाथ लगा सकते हो, ठीक है। किसी बच्चे को बाहर निकालो तो बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो तुम वो कर सकते हो। तो मैंने उसको अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी, ऐसे नहीं, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो अथॉरिटी का होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मान लो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो आप उसको अथॉरिटी भी दोगे। तो अथॉरिटी हमारा सेकंड पॉइंट है इस प्रोसेस का। अथॉरिटी का होता है सब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ लॉज होते हैं कंपनी के। ऐसा नहीं कि मैनेजर ने सारी सारी अथॉरिटी अपने जूनियर को दे दी, वो कुछ इंपॉर्टेंट अथॉरिटी अपने हाथ में रखता है, बट कुछ अथॉरिटी उसको प्रोवाइड करता है अपने जूनियर को, ताकि उनको मोटिवेशन मिले और वो काम ढंग से कर सके। तो अथॉरिटी का होता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। सेकंड थिंग, अथॉरिटी जो होता है वो डाउनवर्ड फ्लो होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आज मेरा मैनेजर है, ठीक है, उस मैनेजर ने मुझे कुछ काम दिया, तो वो काम मैं कराऊंगा मेरे जूनियर से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई मैनेजर है, उस मैनेजर ने मुझे काम दिया, उसने मुझे अथॉरिटी दे दी। अब अथॉरिटी उसने मुझे दी तो ऐसा तो नहीं कि मैं उससे काम कराऊंगा, नहीं, उस अथॉरिटी से मैं जूनियर से काम कराऊंगा। तो अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो होती है, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है वो ये है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो अथॉरिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इक्वल होती है। बिकॉज अगर आपको अथॉरिटी मिल गया, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली तो मतलब नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया आपको तो आपको अथॉरिटी देंगे, तो ये इक्वल चीजें होती हैं। सो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अथॉरिटी भी देनी पड़ती है। अथॉरिटी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सब लॉज होते हैं, ठीक है, जो हम प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको मोटिवेशन मिले, वो आराम से काम करें। अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो होती है, ठीक है। तो अथॉरिटी हमने प्रोवाइड कर दी, ठीक भाई। तो किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करना होता है, कुछ भी मंगवाना हो, ठीक, मान लो कोई ज्यादा खर्चा हो गया तो उस एक्सपेंस को देना, ठीक है, कुछ एक्सपेंस कम करना, तो वो सारी चीजें होती है, ठीक है। ओके, अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है जो कि अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी क्या है भाई? आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी इसको, देखो ये काम करना है, आपने अथॉरिटी दे दी कि यार तेरे पास अथॉरिटी है, तू ना इसको साइन कर सकता है, या ना तू इससे ये काम कर सकता है, तेरे पास फुल्ली अथॉरिटी है, ठीक है, तू ये सब कर सकता है। अब थर्ड थिंग आती है अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने किसी जूनियर को काम दिया है तो मैं ये तो देखूंगा ना कि वो काम ढंग से कर रहा है। आज अगर टीचर ने किसी मॉनिटर को बोला है कि तो ये काम करना, तो वो दिखेगा ना कि काम ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अकाउंटेबिलिटी का होती है कि आपको लुक आफ्टर करना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी के मतलब ये कि अकाउंटेबिलिटी के अंदर आपको फाइनल आउटपुट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे मैनेजर ने मुझे कोई चीज दी, ठीक है, तो अब मैं अकाउंटेबिलिटी हूं कि मुझे उसको वो चीज कंप्लीट करके देनी है, मुझे उसको काम कंप्लीट करना है टाइम पे, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी का फर्स्ट पॉइंट है कि अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड फ्लो होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो अपवर्ड फ्लो होती है। बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने मैनेजर के प्रति होते हो और आपको रिपोर्ट में मैनेजर करना पड़ता है कि यार मैं जो काम है टाइम पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अथॉरिटी डाउनवर्ड होती है बिकॉज अथॉरिटी आपने जूनियर टीचर से काम कराते हो इसलिए, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी का फर्स्ट पॉइंट क्या है? अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड होती है। बिकॉज अगर मुझे आज मेरे मैनेजर ने कुछ काम कहा है या आपके किसी टीचर ने या आप किसी बड़े ने काम कहा है, तो आप अकाउंटेबल हो कि आपको काम कंप्लीट करके देना है और टाइम पे देना है, ठीक है। सेकंड थिंग, अकाउंटेबिलिटी फाइनल आउटपुट होता है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि आप किसी पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे मैनेजर ने मुझे कुछ काम कहा, ठीक है, और वो काम मैंने किसी और को कह दिया, नहीं, उसका जिम्मेदार मैं हूं, वो काम मुझे करना पड़ेगा, तो वो काम में किसी को पास नहीं कर सकता, ठीक है। एंड तो आए होगा समझ में आ गया होगा कि आपको मतलब किसी ने काम कहा तो वो आप काम किसी और को नहीं दे सकते, तो वो फाइनल आउटपुट है कि आपको काम देना पड़ता है, ठीक है। तो ये था अकाउंटेबिलिटी। एंड आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी का होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भाई उसको जिम्मेदारी देना, अथॉरिटी उसको कुछ अथॉरिटी पर करना कि यार तू ये काम कर सकता है, तू मेरे भी आप पे साइन कर सकता है। और अकाउंटेबिलिटी मतलब कि उसको डेली लुक आफ्टर करना कि वो काम ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, कितने परफेक्शन से काम कर रहा है, ठीक है। और वो काम किसी और को तो मतलब वो काम किसी और को तो पास नहीं कर रहा, ठीक है, क्या वो जो काम है टाइम पे कंप्लीट कर लेगा, तो वो होती है अकाउंटेबिलिटी। तो ये होता है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। ओके, सो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है ना। आपको समझ में नहीं आता थोड़ी वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, बट आई होप आपके समझ में आ गया होगा। सिंपल सी टर्म है, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। माय फ्रेंड्स देखो, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस कि डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, डेलीगेशन प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। डेफिनेटली एम्प्लॉयज डेवलपमेंट होता है जब आपको कोई कुछ काम कहता है कहने के लिए,
ठीक है। यहाँ पे जब आपको कोई बोलता है कि यार तुम्हें काम करना है, तो आपको उसमें पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। आप वो काम सीखते हैं, साथ साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अथॉरिटी, आपका अकाउंटेबिलिटी होती है उस काम को कंप्लीट करना, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं, तो एक डेवलपमेंट भी होता है आपका पर्सनल का, ठीक है। सेकंड आती है मोटिवेशन एम्प्लॉय। डेफिनेटली मोटिवेशन एम्प्लॉय मिलता है, ठीक है। आज आप खुद पे लेके देखिए कोई इंपॉर्टेंट और कोई मेजर काम कोई आपको दे दे कि यार तुम्हें काम करना है, इसका मतलब उसकी एक्सपेक्टेशंस है कि वो काम आप कर सकते हो। सो एक मोटिवेशन फैक्टर भी कहीं ना कहीं इसमें अप्लाई होता है यार, कि आज आपके स्कूल में मान लो आपके टीचर ने कुछ इंपॉर्टेंट काम आपको दिया, ठीक है, और साथ साथ में उसने ये कह दिया कि यार मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये काम तुम कर लोगे, मतलब कि कहीं ना कहीं उसको लगता है, तो मोटिवेटिंग फैक्टर भी कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। देन थर्ड बात आता है कि बेटर कोऑर्डिनेशन। डेफिनेटली जब काम डिवाइड होकर होता है, ठीक है, एक तो काम मैनेजर कर रहा है, बेचारा लगा पड़ा है, ठीक है, काम किया जा रहा है, किया जा रहा है, उसके दिमाग में फ्रस्ट्रेट हो गया, ठीक है। अगर मैनेजर का दिमाग फ्रस्ट्रेट हो गया बाई चांस काम करते करते, तो फिर वो आपको भी नहीं जीने देगा। तो इससे अच्छा तो काम डिवाइड होकर करे, ठीक है, तो काम जल्दी भी होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन में होगा और अच्छा भी काम होगा, ठीक है। देन फोर्थ में आता है रिड्यूस वर्कलोड। डेफिनेटली मैनेजर का वर्कलोड रिड्यूस होगा, वो काम जब आप काम को डिवाइड करेगा। देन इसके अलावा इसमें फिफ्थ में आता है कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इफेक्टिव हो जाता है, बिकॉज अगर काम डिवाइड होकर आप काम करते हो, तो एक तो काम टाइम पे होता है, ठीक है, काम में एक्यूरेसी आती है, ठीक है, और कोई वर्कलोड भी नहीं होता, सब फ्रीली माइंड से काम भी करते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर भी कहीं ना कहीं अप्लाई होता है, तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है। साथ साथ में 6 पॉइंट अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ भी होती है, ठीक है, ग्रोथ आपकी बहुत फास्ट होती है, बिकॉज जब आप काम डिवाइड होकर करते हो तो काम टाइम पे होता है, और जब काम टाइम पे होगा तो अपने टारगेट को भी टाइम पे अचीव कर लो ये। चलो फ्रेंड्स देखो, अब हम देखते हैं, हमने देखा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, ठीक है, वो तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप लोगों को नाम से लग रहा होगा कि थोड़ा नाम बड़ा है, थोड़ा अजीब सा होगा, लेकिन टॉपिक रियलिटी में बहुत आसान है और बहुत सिंपल है, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो हम करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। देखो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, सेंटर हम पहले कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या है, नाम से पता चल रहा है, सेंट्रलाइजेशन मीन सेंटर, सेंटर मीन्स हायर अथॉरिटीज, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जितनी भी जो पावर होती है, जो अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग होता है, वो हमेशा हायर अथॉरिटीज के पास रहता है, हमेशा हायर लेवल के जो पोजीशंस होती है उनके पास रहता है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन में जो हायर अथॉरिटीज होती है, हायर पावर्स होती है, उनके पास पावर रहती है, उनका अथॉरिटी रहती है डिसीजन मेकिंग की, और सब कुछ वही संभालते हैं, वो अपनी पावर्स को डिवाइड नहीं करते अपने जूनियर्स के बीच में, ठीक है, जो कुछ भी होता है वो सब वही देखते हैं, तो पावर्स अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब उनके हाथ में होती है, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। अब ये सेंट्रलाइजेशन जो होता है, ये जितनी भी स्मॉल फर्म्स होती है, जितनी भी छोटी फर्म्स होती हैं, जिसके अंदर जिनके इतने आउटलेट्स नहीं होते हैं, जिनके इतने मेंबर्स नहीं होते, उसके अंदर सेंट्रलाइजेशन यूज होता है, क्योंकि जब छोटी फर्म है, ठीक है, इतने आउटलेट्स है नहीं, ज्यादा वर्कर्स सब काम करते हैं, जो जितनी पावर है वो जो सेंटर का बंदा है, जो हायर अथॉरिटी का अंदर, जो हायर लेवल का अंदर है, सारी पावर्स उसके पास रहती है, सारी जो हक होते हैं उसके पास रहते हैं, सारे राइट्स उसके पास होते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, जिसके अंदर पावर डिवाइडेड नहीं होती, ठीक है, सारी की सारी पावर हायर अथॉरिटीज के पास रहती है, सब कुछ हायर अथॉरिटीज करती है, ठीक है। अब आता है सेकंड टर्म डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, सेंट्रलाइजेशन का जस्ट उल्टा। अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का जो पावर्स होती है ना, वो डिवाइड होती है ना, कि जैसे कि मैं बताऊं, जैसे आपको मान लो कि कोई मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर, तो मैनेजर करेगा अपना कुछ पावर और कुछ जो वर्क है वो डिवाइड कर देगा अपने जूनियर्स के बीच में, उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। जो सेंट्रलाइजेशन होता है उसके अंदर जितनी पावर होती है ना, वो सारी सारी मैनेजर के पास होती है, जितनी पावर होती है वो सारी सारी मैनेजर रखता है, ठीक है, मैनेजर कुछ भी डिवाइड नहीं करता, ठीक है। और ये ज्यादातर होता है स्मॉल फर्म्स के अंदर, जितनी भी स्मॉल छोटी फर्म्स होती है, जिसके अंदर जिसके इतना आउटलेट्स नहीं होते, जिसकी इतनी ब्रांचेस नहीं होती, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ही कम वर्कर काम करते हैं, तो उसके अंदर सेंट्रलाइजेशन लगता है, जिसके अंदर सारी पावर जो होती है टॉप अथॉरिटी अपने पास रखती है, सारा डिसीजन टॉप अथॉरिटी करती है। बट डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि मैनेजर्स जो हायर अथॉरिटी होती है, वो कुछ पावर्स होती है, सारी नहीं, कुछ पावर्स और कुछ अथॉरिटीज अपने जूनियर्स के बीच में बांट देती है, कुछ काम अपने जूनियर्स के बीच में बांट देती है, ठीक है। ये उनमें यूज होता है जो कि बिग फर्म्स होती हैं, जहाँ पे काम बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे आउटलेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जहाँ पे ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती हैं, जहाँ पे वर्कर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली आता है बिग फर्म होगी तो डेफिनेटली वर्कलोड ज्यादा होगा, तो क्या करते हैं कि कुछ जो वर्क होता है वो अपने जूनियर्स के बीच में बांट देते हैं, ठीक है। और सेंट्रलाइजेशन में होता है कि सारा का सारा काम सेंटर दिमाग के सारा काम हायर अथॉरिटीज देखती है, ठीक है, वो कुछ भी अपने जूनियर्स को नहीं मानते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक तो अपना होता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और एक अपनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का होता है डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस चलता है, मींस कुछ पावर सेंटर ने दे रखी है स्टेट गवर्नमेंट को,
ठीक है, बट सारी पावर नहीं दे रखी, मेन में डिसीजन सेंटर ही करता है, बट कुछ पावर जो है वो स्टेट कर सकता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस चलता है बिकॉज स्टेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, कंट्री थोड़ी बड़ी है इस कारण, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन का सारी पावर गवर्नमेंट रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है अपने आप में, ठीक है। तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जितनी जितनी पावर होती है, जितनी भी अथॉरिटी होती है, जितनी भी डिसीजन मेकिंग के और जितने भी मेन डिसीजन होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारा जो होता है वो हायर अथॉरिटीज करती है, ठीक है। मैनेजर्स हो गए और कंपनी के सीईओ हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, वो सब करते हैं, ठीक है। ये लोग अपना काम जो जितने भी जूनियर्स होते हैं या जो उनके जो नीचे सबऑर्डिनेट काम करते हैं उनमें नहीं बांटते, बिकॉज छोटी फर्म होती है, ठीक है, जहाँ पे छोटी फर्म होती है, जहाँ पे बहुत कम लोग काम करते हैं, जाके आउटलेट्स इतने बड़े नहीं होते, जहाँ की कंपनी इतनी बड़ी नहीं होती, वो छोटी कंपनी होती है, तो सारी पावर हायर अथॉरिटी अपने हाथ में रखती है, ठीक है, बिकॉज वर्कलोड भी इतना नहीं होता। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में होता है कि वर्कलोड ज्यादा होता है, और ये हमेशा जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, जैसे टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, उन सब में ये डिसेंट्रलाइज काम करता है, बिकॉज बड़ी कंपनी है। तो उनका क्या होता है कि मैनेजर्स कुछ वर्क अपना और कुछ पावर अपने जूनियर्स के बांट देता है। सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो नहीं बांटता, कुछ चीजें अपने जूनियर्स के बांटता है ताकि काम जल्दी उसका वर्कलोड ना आए। तो उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, उससे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे मान लीजिए जैसे आपको जैसे मान लीजिए मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर ने अपने दी सुपर, मान लो सीनियर मैनेजर को, सीनियर मैनेजर ने दी जूनियर मैनेजर को, जूनियर मैनेजर ने दी सुपरवाइजर को, ठीक है, सुपरवाइजर ने अपने चाले को दी। तो ये क्या है, ये डिसेंट्रलाइजेशन है, ये पूरा क्या है, ये डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। और इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी आई है। डेलीगेशन मीन्स काम को नीचे डेलीगेशन करता है। डेलीगेशन में करते थे कि सारा काम मैनेजर्स नहीं कर पाए थे, ये वर्कलोड ज्यादा होता है, तो मैनेजर्स जो होता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अपने जूनियर्स में बांट देता है। तो ये जो है ये डेलीगेशन भी हो रहा है, ठीक है। और ये डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर बांटना, और डेलीगेशन में भी होता है कि पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटना। तो ये उसका एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन में सारी पावर हायर अथॉरिटी रखती है, और डिसेंट्रलाइजेशन कुछ पावर और कुछ अथॉरिटी ये अपने जूनियर्स को बांट देते हैं, कुछ वर्क अपने जूनियर्स को बांट देते हैं। सो माय फ्रेंड देखो, अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की। भाई सेंट्रलाइजेशन तो क्या था कि सारी पावर अपने हाथ में रखना, ठीक है। सो वो तो सेंट्रलाइजेशन था, बट डिसेंट्रलाइजेशन में होता है कि पावर डिवाइड करते हैं। सो हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताना चाहता हूँ कि जो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, ये बहुत ही मिलती टर्म है। बिकॉज आप बोलेंगे कि भैया डेलीगेशन के अंदर तो पावर डिवाइड करते हो और डिसेंट्रलाइजेशन में पावर डिवाइड करते हैं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डेलीगेशन होता है वो कंपलसरी होता है, बट डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शन होता है। देखो सुनो, डेलीगेशन जो होता है वो कंपलसरी होता है, बट डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शन होता है। अब आप बोलेंगे क्यों? देखो डेलीगेशन में क्या होता है कि डेलीगेशन में दो पार्टी इन्वॉल्व होती है। भाई एक मैनेजर, और मैनेजर ने काम दिया अपने सबऑर्डिनेट को, ठीक है। अब वो सबऑर्डिनेट जो है वो काम किसी और को नहीं दे सकता, ठीक है। हाँ भाई कोई एक्सेप्शनल, कोई बहुत ही ज्यादा उसकी तबियत खराब हो गई या कुछ ऐसी चीजें, तो बाकी तो काम दो पार्टी के बीच में। भाई मैं मैनेजर हूँ मान लो, और मैंने किसी एक बंदे को काम दिया, तो काम उसको करना है, अकाउंटेबिलिटी बनती है उसकी, ठीक है, वो किसी को पास नहीं कर सकता, तो दो पार्टीज इन्वॉल्व है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में दो पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ऑलमोस्ट जितने बंदों को हमने काम दिया वो सारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हो सकते हैं 5, हो सकते हैं 6, हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट में आपने काम दिया हो, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन में दो पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। भाई डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपने काम थोड़ा सा डिवाइड कर दिया, हो सकता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में हो सकता है उन 5-6 लोगों को डिवाइड करा हो सकता है उन 5-6 में। कि डिसेंट्रलाइजेशन काम भाई डेलीगेशन में तो कहता कि दो पार्टी से काम इन्वॉल्व था। भाई आज मैं मैनेजर हूं तो मैंने मेरे जूनियर को दे दिया कि तेरे को काम करना है, ठीक है, वो किसी को पास नहीं करता, काम उसको करना है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। बट डिसेंट्रलाइजेशन ऐसा नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर होता है कि हो सकता है आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम दो, बिकॉज काम ही तो प्रोवाइड करना है आपको। उसमें ऐसी नहीं होती कि उसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जैसे मान लो मैं सबऑर्डिनेट को काम दिया तो उसको काम कंप्लीट करना है, काम कंप्लीट करना है, वो चाहे वो करे, वो अपने किसी जूनियर से कराए, वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि डेलीगेशन क्या है, कंपलसरी, बट डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। पहला आता है क्विक डिसीजन मेकिंग। डेफिनेटली अगर आप भाई ये बात हमने डेलीगेशन में पढ़ी थी, ये बात हमने डेलीगेशन में पढ़ी थी कि क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों होता है, बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन पावर डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। वहाँ पे बिकॉज देखो सेंट्रलाइजेशन में होता है कि सब कुछ क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पे सब कुछ टॉप अथॉरिटीज के हाथ में होता है, बट यहाँ पे टॉप अथॉरिटीज के हाथ में होता है, क्योंकि टॉप अथॉरिटीज कुछ पावर अपने जूनियर्स को भी डिवाइड करती है। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग जल्दी होता है, बिकॉज आपको कई सारे अल्टरनेटिव मिलते हैं, तो आप उसमें डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाता है, ठीक है।
जब आके सेकंड की रिलीफ टू टॉप लेवल, डेफिनेटली बहुत ही कॉमन पॉइंट है भाई। जब अपना काम डिवाइड कर दोगे तो जो टॉप लेवल उसको रिलीफ मिलेगा, बिकॉज जो काम है वो आप थोड़ा सा डिवाइड कर दोगे अपने जो जूनियर्स उनके बीच में, ठीक है। देन बेटर कंट्रोल, डेफिनेटली इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, बेटर कंट्रोल होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। डेवलप इनिशिएटिव, बिकॉज डेवलप इनिशिएटिव क्या है, डेवलप इनिशिएटिव जिसे हम बोल सकते हैं कि डेवलप न्यू इनिशिएटिव, ठीक है, उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करना, बिकॉज जब अपने जूनियर्स को काम देंगे तो उनको मोटिवेशन मिलेगा, तो मोटिवेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, ठीक है। मान लो अगर आज मैं हूँ, मैंने किसी अपने जूनियर को काम दिया है, तो भाई फ्यूचर में जाके उसमें वो स्किल्स अभी से डेवलप हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज फ्यूचर में जाके वो मेरी पोजीशन पे आएगा, हो सकता है मैं रिटायर्ड हो जाऊँ, मैं कहीं कहीं और चल जाऊँ तो उसका प्रमोशन होगा, तो अभी से उसके अंदर मैनेजरियल स्किल्स डेवलप होगी, तो जो यंग टैलेंट है उनमें वो स्किल्स डेवलप होगी, उन्हें मोटिवेटिंग मिलेगा, ठीक है। बेटर कंट्रोल है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, रिलीफ टॉप लेवल है, क्विक डिसीजन मेकिंग है, तो ये सारी क्या है, ये सारी इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन की, ठीक है। सो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा भी इस चैप्टर में क्या है कि चैप्टर में जैसे कि ये तो हमने जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लिया, बट इसके अंदर क्या डिफरेंस आता है, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, ये टर्म मिलती जुलती है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, सेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो उसमें ज्यादातर बच्चे क्या कंफ्यूज आते हैं, बिकॉज मिलती जुलती टर्म है। सो मैं नीचे आपको दे दूंगा इसकी पीडीएफ, ठीक है, आप वहां से जाके इसको पढ़िए, इसके अंदर जो डिफरेंसेस है उसको भी देखिए, ठीक है, बिकॉज इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो ये आ सकता है क्वेश्चन की डिफरेंस क्या है, तो मेक श्योर कि आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करें, उसको देखिए, उसको पढ़िए, ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके फ्रेंड्स, आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। तो यार हमेशा की तरह यार प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, और याद से आप उसको लिंक को डाउनलोड करके वहां से पढ़िए, ठीक है। इसमें माइंड मैप्स भी वो भी आप देख लीजिएगा, सो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। एंड इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स, हमने हमारा चैप्टर 5 क्लास 12 ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट कर लिया है, एंड इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। फिर भी कोई कमेंट और कुछ भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज दोस्तों प्लीज कमेंट करो और मुझे बताओ, तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ वो मैं करूंगा बिल्कुल। एंड यार प्लीज हमेशा की तरह प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों यार, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट आप भी दिखाइए, थोड़ी सी बस क्या करना है, बस लाइक के दबाने तो है यार, सब्सक्राइब करना है, इतना सा काम है आपका। तो दोस्तों डेफिनेटली बहुत मेहनत लगती है आपके लिए लेके आने का कंटेंट, मैं करूंगा आपके लिए यूं ही रेगुलर वीडियो और यूं ही इंटरेस्टिंग वीडियो, और आगे आने वाला है बहुत कुछ, तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे कि मेरी वीडियो आ गई है, ठीक है। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस साइड वेदांत सारस्वत।